स्ट्रेट लाइन का चैप्टर तो 11th क्लास में भी होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का चैप्टर जो है वो 12th क्लास में है। स्पेस का मतलब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, उसमें किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को देख रहे हैं। सबसे पहले डी आर, फिर डी सी। डायरेक्शन रेशो क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है। फिर तीसरे नंबर पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो नोट्स बाद में देख लेंगे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ पहले। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ जब हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 फॉर्म में लिखी जा सकती है। रिप्रेजेंटेशन कितनी फॉर्म में हो सकती है, 2 फॉर्म में। वैसे तो 3 फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और पैरामीट्रिकल फॉर्म। वो हम अंडरस्टूड कर लेते हैं ऐसे ही, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मेनली 2 फॉर्म्स में डिवाइड हो जाता है, वेक्टर और कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म में फिर 2 बातें हो जाती हैं, एक तो सिमेट्रिक फॉर्म हो जाती है और एक अनसिमेट्रिक फॉर्म हो जाती है। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। अब प्लेन कर लिया था तो प्लेन में अनसिमेट्रिक वाला कंसेप्ट रिलेटेड था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही इस चैप्टर का मेन एम है। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। तो अंडरस्टूड सी बात है, 2 पॉइंट फॉर्म में तो 2 ही पॉइंट दे रखे होंगे और 1 पॉइंट फॉर्म में हमें 1 पॉइंट दे रखा होगा और एक पैरेलल वेक्टर तो दे रखा होगा। इसके बाद 4th टॉपिक क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। इसके साथ साथ हम कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी देख लेंगे, परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट भी देख लेंगे और साथ में हम इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन भी देख लेंगे। वर्किंग रूल से भी होता है और फॉर्मूले से भी होता है। इसको करने के 2 मेथड होते हैं। अगर हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला भी है, पॉइंट दे रखा होगा और लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी। और परपेंडिकुलर फुट निकालना और इमेज निकालना है तो एल्गोरिथम है, वर्किंग रूल है। 5th टॉपिक है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्क्यू लाइंस जो डिफरेंट प्लेन्स में लाई करती हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए तो पूरा एल्गोरिथम है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। अगर लाइंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया तो वो लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी, यानी एक ही प्लेन में लाई करेंगी। और कोप्लेनर लाइनें या तो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल। पैरेलल होंगी तो अगेन टॉपिक आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इन द सेम प्लेन। और अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी पता लग जाएगा। कुल मिलाकर स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में ये सब टॉपिक कवर है। क्या, अच्छा ये बात क्लियर है ना, ठीक है। हाँ ब्लर तो आ रहा है भाई, जो नहीं आया उसी की प्रॉब्लम है ना। तुम्हें तो ब्लर नहीं दिख रहा ना। तो फिर अब आई थिंक ठीक है, चलो ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हाँ, अब इसमें हम समझ लेते हैं। अब कहानी में कोई कुछ नहीं रखा, थ्योरी में बताऊंगा ना, वो तो पहली बार ही होता है। अब तो रिवीजन कर रहे हैं ना, तो इसमें मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ मेन बातें बता रहा हूँ। डायरेक्शन रेशो तुम्हें निकालनी आएगी तो डायरेक्शन रेशो ऐसे आएगी। अगर 2 पॉइंट दे रखे हों, P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2, ये 2 पॉइंट दे रखे हों स्पेस में, तो PQ लाइन की DR क्या बनेगी, लाइन PQ की डायरेक्शन रेशो बन जाएगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है। अगर लाइन का एक पासिंग पॉइंट दे रखा है और लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसके अंदर ओरिजिन 0 0 0 और एक कोऑर्डिनेट होगा, तो माइनस करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो अंडरस्टूड सी बात है। तीसरी बात कि अगर लाइन, वो लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को ABC पर मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसके जो DR आएंगे वो यही आएंगे, A, B, C। यानी लाइन x एक्सिस को A पर मिलती है,
ये यहीं से ही बनता है हमारे पास, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मान लो यहाँ कोई पॉइंट है स्पेस में जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी सी। अब ये ओरिजिन हो गया, मैं ओ पी की बात कर रहा हूँ। तो पी पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो लेंथ होगी ये लेंथ होगी ए यूनिट, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ए कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो ये लाइन स्पेस में है एल, विजुलाइज करेंगे ये लाइन ऐसे है, तो ये अल्फा एंगल बना रही है। इस लाइन की जो ओरिजिन से लेकर पी तक की लेंथ है उसको मैंने बोल दिया आर, जिसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम ए को आर से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, कोस अल्फा। तो यहाँ से बी बाय आर सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ ही एंगल गामा बना रही है, तो ये कोस बीटा आ जाएगा और ये वाला कोस गामा आ जाएगा। और अगर हम इनको रेशो में लिख दें, मीन्स ए बाय आर रेशो बी बाय आर रेशो सी बाय आर, और आर से आर कैंसिल होने के बाद क्या बचा, तो यही लाइन की डी आर हो जाएगी। तो अगर लाइन एक पॉइंट ए बी सी से पास कर रही है, ओरिजिन से तो अंडरस्टूड है कि ओरिजिन से पास कर रही है, और एक पॉइंट दे रखा है ए बी सी, तो उस केस में डी आर क्या आ जाएगी, वही जो पॉइंट दे रखा होगा वही आ जाएगा। अगर दो पॉइंट होंगे, वैसे यहाँ पर लगा दो पॉइंट का ही कंसेप्ट है क्योंकि ओरिजिन था, तो वो ए माइनस जीरो, बी माइनस जीरो और सी माइनस जीरो हो गया। ठीक, अब आर की लेंथ हमें पता ही है यहाँ पर, तो अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, इसी कोस अल्फा को हम एल बोल देते हैं, कोस बीटा को एम कह देते हैं और कोस गामा को एन कह देते हैं। और यहाँ से हमें पता लगता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय में आर स्क्वायर, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दे तो आर स्क्वायर की वैल्यू यही आएगी। तो आर स्क्वायर या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर डाल देंगे उसकी जगह तो 1 आ जाएगा। और एल एम एन क्या थे, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो डी सी डायरेक्शन कोसाइन क्या हुई, एल एम एन, या फिर ऐसा कह लें तो ए बाय आर, बी बाय आर और सी बाय आर, या ऐसा कह लें कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, उसी के नाम है जैसे मर्जी एक्सप्रेस कर लो, मेन है ये। तो डायरेक्शन रेशो आर द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन रेशो ए बी सी है और डायरेक्शन कोसाइन ए बाय आर, बी बाय आर और सी बाय आर। तो ये आर तो यूनिक होगा, जब हम आर से आर काट देंगे तो रेशो ए रेशो बी रेशो सी बन जाएगी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a 2b और 2c, ये भी उसी लाइन की डायरेक्शन रेशो होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्शन रेशो जो होंगी वो कितनी होंगी, इनफाइनाइट, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, यूनिक, एक ही होगी। अगर मैं ये ए बी सी में नहीं लिखता, इस तरह से लिखता हूँ, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगी, तो डायरेक्शन कोसाइन बनेगी x2 माइनस x1 r लिख देता हूँ अभी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय r और z2 माइनस डिवाइड बाय r। अब यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस, तो या तो एक पॉइंट दे रखा होगा या तो 2 पॉइंट दे रखे होंगे, और हमें डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताना होगा। ठीक होगी बात, नोट्स में मैंने सब लिख रखा है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो का आ गया समझ में, डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। और कोसाइन में अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स। तो अगर वो पूछ ले कि डायरेक्शन एंगल क्या आएगा, तो डायरेक्शन एंगल आएगा कोस इनवर्स ए डिवाइड बाय आर, इसको यहाँ ले आए, और बीटा एंगल और गामा एंगल, तो कोस इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब वो ये भी पूछ सकता है क्या किसी लाइन के एंगल अल्फा बीटा गामा, ये डायरेक्शन एंगल्स, क्या ये 45 डिग्री 60 डिग्री और 120 डिग्री पॉसिबल है। क्योंकि हम 3 डायमेंशन में हैं तो हम इसमें कोई रूल तो लगा नहीं सकते कि सम 180 हुआ या सम 90 हुआ। 2 डायमेंशन में तो अंडरस्टूड सी बात होती है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है तो वाई के साथ 60 बनाएगी। लेकिन अगर ये स्पेस में है और एक्स के साथ 30 बना रही है तो जरूरी थोड़ा है कि वाई के साथ 60 बनाएगी, कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि वो स्पेस में है। तो यहाँ पर कोई अल्फा बीटा गामा का प्लस करके कुछ चेक करने का रूल नहीं है। अब एक चेक करने का एक ही रूल है,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, या यही कह लो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होना चाहिए। कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 60 और कोस स्क्वायर 120, अगर इन तीनों का सम करके 1 आता है तो अल्फा बीटा गामा पॉसिबल है, और नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, अगर वो पूछ ले कोई लाइन अल्फा और बीटा एंगल बना रही है, गामा की वैल्यू बताओ, तो अल्फा बीटा की पुट कर देंगे, गामा की यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का यूज क्या होता है, दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने में। तो दो लाइनों के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इन दोनों के बीच में मान लो थीटा एंगल है, तो ये लाइन β1 वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन β2 वेक्टर के पैरेलल है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो b1 वेक्टर है वही वेक्टर डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L1 का काम करता है, और जो b2 वेक्टर है वो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L2। क्यों? क्योंकि जो लाइन L1 है वो β1 वेक्टर के पैरेलल है या उसके अलोंग है, कुछ भी कह लो, तो हमें सिर्फ dr से ही मतलब होता है। तो इसकी जो dr है और उसकी dr क्या होगी, सेम। तो लाइन L1 की डायरेक्शन रेशो इसी वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, स्केलर कंपोनेंट। तो कोस थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो β1 डॉट β2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हम डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट भी 0 कर सकते हैं और डायरेक्शन रेशो का भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने के लिए या तो वेक्टर फॉर्म देंगे या फिर कार्डिजन फॉर्म। कार्डिजन में ये दो बातें होंगी, या तो सिमेट्रिक या फिर अनसिमेट्रिक। तो अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम यूज करेंगे डायरेक्शन रेशो को। पहले मैं करा रहा हूँ फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म, तो 1 पॉइंट फॉर्म में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एक तो पासिंग पॉइंट गिवन होगा स्ट्रेट लाइन का, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन से P पॉइंट होगा x1 y1 z1, और दूसरा एक डायरेक्शन रेशो वेक्टर होगा, या ऐसा कह लें पैरेलल वेक्टर होगा लाइन के, पैरेलल वेक्टर टू लाइन, या अलोंग, पैरेलल या फिर अलोंग, लाइन के अलोंग वेक्टर होगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकलती है वो बता रहा हूँ। x एक्सिस y एक्सिस लेना चाहें तो z भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मान लो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो रेड से है। अगर हमें इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या गिवन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है से P पॉइंट, दैट इज x1 y1 और z1। एक पॉइंट मैंने इस लाइन के ऊपर ले लिया आर्बिट्रेरी से R, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा, एक्स वाई जेड। एक्चुअली में मुझे R का लोकस निकालना है कि R जो पॉइंट है वो जनरल पॉइंट है इस लाइन पर, तो R क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि R इस लाइन पर मूव करे, और ये स्ट्रेट लाइन है। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन को मैंने P से ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन को किससे ज्वाइन कर दिया, R से। तो ये एक ट्रायंगल दिख रही है, इस ट्रायंगल में अगर हम वेक्टर लॉ अप्लाई कर दें तो हमारे पास बनेगा OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर, किसके इक्वल बनेगा, OR बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब O ओरिजिन है तो OP वेक्टर हमें पता लग गया, दैट इज x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0, प्लस PR वेक्टर अभी नहीं पता लगा PR वेक्टर, तो लेट अस टेक PR वेक्टर एज इट इज, और OR वेक्टर पता लग गया हमें, जिसको मैं स्मॉल r वेक्टर कह रहा हूँ, जहाँ पर स्मॉल r वेक्टर क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसको हर बार r से ही दिखाएंगे हम, प्लेन में भी और स्ट्रेट लाइन में भी। जो जनरल पॉइंट होता है जिसका लोकस निकालते हैं उसको r वेक्टर स्मॉल r से दिखाते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में दे रखा था पासिंग पॉइंट, मैंने यूज कर लिया इस इंफॉर्मेशन को। एक और दे रखा था कि जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशो वेक्टर या पैरेलल वेक्टर दे रखा है, तो पैरेलल वेक्टर लाइन की डायरेक्शन के पैरेलल वेक्टर मिल गया। ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है, b। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो PR वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, b के। तो देयरफॉर बाय वेक्टर कंसेप्ट वी कैन से PR वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पर मैं PR वेक्टर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ,
लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। चलें आगे, और अगर इस वेक्टर का नाम मैं ए वेक्टर कॉल कर दूं, यानी इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैंने ए वेक्टर, ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। मतलब कोई पॉइंट दे रखा है तो वेक्टर बनाना आना चाहिए, वेक्टर दे रखा है तो पॉइंट। -2 i कैप प्लस j कैप, तो पॉइंट बताओ, -2 1 और 0, और ये दे रखा है तो ये बना लो। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनी, r वेक्टर इज a वेक्टर प्लस लैम्डा। चलें आगे, तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, किसकी इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। जब 2 पॉइंट फॉर्म होगी तो जो पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर है हमारे पास, हमें क्या चाहिए होता है, जैसे ये लाइन एल है तो इस लाइन के ऊपर ही वेक्टर मिल जाए या पैरेलल मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता। जब इस लाइन पर 2 पॉइंट मुझे मिल जाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म में, तो बी ए यानी ए बी वेक्टर, जो कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से निकलेगा, ये वेक्टर ऑटोमेटिकली स्मॉल बी का काम करेगा, अलोंग हो जाएगा। तो उस बी की जगह पर जब रिप्लेस करेंगे हम इसकी वैल्यू स्मॉल बी और इसकी वैल्यू स्मॉल ए, तो बन जाएगी इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट फॉर्म होगी। तो 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। अब किसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से पैरामीट्रिकल और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब सिमेट्रिक इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जैसे मेरे पास इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी, x1 y1 और z1 कंपोनेंट थे, पासिंग पॉइंट पुट कर दिए। लैम्डा बी वेक्टर b1 i कैप, b2 j कैप और b3, ये मैंने डायरेक्शन रेशो वेक्टर ले लिया, ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। और आर वेक्टर क्या होता है, अंडरस्टूड सी बात है, इट्स द जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यहां से अगर हम कंपेयर करें आई कैप जे कैप और के कैप वाले कोफिशिएंट्स, तो x आई कैप का है, यहां से आई कैप का x1 और प्लस का लैम्डा b1, तो x माइनस x1 डिवाइड बाय में b1 इज इक्वल टू, सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा, तो y माइनस y1 डिवाइड बाय, सिमिलरली z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा b3, तो z माइनस z1 बाय इज इक्वल टू, क्योंकि ये तीनों ही लैम्डा हैं, तो x माइनस x1 बाय में b1, y माइनस y1 डिवाइड बाय b2 और z माइनस z1। ये कौन सी फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म। और कैसी है ये कार्टेशियन फॉर्म आएगी तो या तो सिमेट्रिक होगी या तो ये कैसी है, ये सिमेट्रिक है। वैसे ही पता लग रहा है ना, सिमेट्रिक इसलिए है, x माइनस x1 y माइनस y1 z एक जैसी टर्म्स आ रही हैं तो सिमेट्रिक है। अगर हमें ये दे रखा हो और यहाँ जाना हो, या ये दे रखा हो तो यहाँ आना हो, ये दे रखा हो तो यहाँ तो बता दिया, अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो सबसे पहले आप इसको इक्वल टू लैम्डा या के कुछ रख लेना, फिर अगला स्टेप इनको अलग अलग कर लेना, फिर अगला स्टेप इसको आई कैप से मल्टीप्लाई करना बोथ साइड, इसको और इसको, आगे बात समझ में, इसको उस साइड ले जाना, b1 क्रॉस कर दिया और फिर दोनों साइड्स को ऐड कर देंगे। जब पहले तो ये वाली चीज़ आ गई, b1 को उधर लेके यहाँ पर आ गया b1 आई कैप लैम्डा, और ये x आई कैप है माइनस x1 आई कैप है, तो माइनस x1 आई कैप को राइट साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो आई कैप कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा x1 प्लस लैम्डा b1 ब्रैकेट के बाहर आई कैप, और यहाँ पर x आई कैप होगा, सिमिलरली y में होगा, सिमिलरली तीनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। वहाँ पर पूरी इक्वेशन आ जाएगी, उसमें से अलग अलग कर देना और फिर ये स्टेप आ जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट ही सिखाया था, बट अगर पेपर में करने के लिए शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे आ जाएगा। अब ये सिमेट्रिक फॉर्म है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशो क्या होती है और वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की। एक्स एक्सिस अपने साथ एंगल की तरह बनाती है, डायरेक्शन एंगल भी देख लो, डायरेक्शन एंगल एक्स एक्सिस इटसेल्फ खुद के साथ, ये खुद भी एक लाइन है। डायरेक्शन एंगल का मतलब डेफिनेशन वाइज क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो डायरेक्शन एंगल है। उनके कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन है, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म डायरेक्शन रेशियो है।
इसका स्क्वायर करके 1 कोई जरूरी नहीं है, पर इसका 1 आता है। जहां पर हम डायरेक्शन कोसाइन यूज कर रहे हैं वहां हम रेशो यूज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन कोसाइन यूज कर रहे हैं उसकी जगह डायरेक्शन रेशो यूज कर लो, लेकिन जहां पर गलत बोल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन जहां यूज कर रहे हैं वहां पर डायरेक्शन रेशो, हाँ, लेकिन जहां डायरेक्शन रेशो कर रहे हैं काम चला सकते हैं, क्योंकि कोसाइन भी एक रेशो ही है। तो डायरेक्शन एंगल क्या है इसके? अल्फा बीटा गामा। तो ये तो 0 डिग्री होगा, ये 90, और ये भी एक्स वाई और जेड के परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्स और जेड के। तो इस केस में हमारे पास अल्फा बनेगा 0, अल्फा बनेगा 90, बीटा 0 और गामा 90। इसमें अल्फा बीटा 0 और गामा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन बनेगा कोस 0, कोस 90 और कोस, ठीक है। जब हमें थीटा दे रखे हो तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। जब थीटा की जगह कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो x2 माइनस x1, एक दे रखा हो तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सीधा ही 0 हो जाएगा, -1 0। अब इसका जो r निकला वो भी 1 ही निकला, तो 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में, तो किस केस में डायरेक्शन कोसाइन और रेशो इक्वल आ जाते हैं? जब वो यही वाले होते हैं सीधा, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। इसमें क्या बनेगा? सेम होगा कॉपी, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन भी है और डायरेक्शन रेशो भी है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ ले अगर वो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर मैं ऐसे देख लूँ, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर वाई और जेड क्या होता है? अगर एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट देखेंगे तो अल्फा 0 0 ही तो होगा, तो ये तो कंफर्म्ड है कि दोनों 0 आएंगे। यहाँ पर आप 0 की जगह कुछ और लेना चाहो तो ले लो, मैंने ओरिजिन ले लिया। डिवाइड बाई क्या लेना है मेरे को? डी आर, डायरेक्शन रेशो। तो इक्वेशन क्या बन गई एक्स एक्सिस की? इट इज x बाय 1, y बाय 0, z बाय 0। ये इक्वेशन किसकी होगी? एक्स एक्सिस की। अब अगर मैं इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो इक्वेशन बनेगी r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल कर दिया और साथ में क्या लगा देंगे? आई कैप। बाकी y और j वाले तो 0 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप। सिमिलरली y एक्सिस की इक्वेशन में क्या आएगा? x बाई 0, y बाय 1 और z बाय 0। और z एक्सिस की इक्वेशन में x बाई 0, y बाय 0 और z बाय 1। और वहाँ पर क्या आएगा? r वेक्टर इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, लैम्डा ले लो चाहे, बस यहाँ पर j कैप आएगा और तीसरे वाले में k कैप, मतलब बाकी 0 j और 0 k हैं। अब यहीं से हम ऐसे देख लेते हैं एक बार इसी इक्वेशन को। ये इक्वेशन दिख रही है? अगर मैं क्या करूं, इसको या इसको किसी को भी ले लो, इन दो मेंबर को ले लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x किसके इक्वल दिख रहा है? 0 के। 0 इंटू वाई 0, 1 इंटू एक्स इज एक्स। अब फर्स्ट और सेकंड को लिया, सेकंड थर्ड को ले लूं तो सेकंड थर्ड को y इंटू 0 इज 0 और z इंटू 1 इज z, तो z इक्वल टू, मैंने सेकंड एंड थर्ड मेंबर लिया तो एंड के लिए क्या लगाते हैं? एंड लिख कर फिर कॉमा लग जाएगा अगले स्टेप में, तो y x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड मेंबर को भी ले लो, कुछ नहीं निकला, 0 इक्वल टू 0 तो ट्रू होता है। इसका मतलब ये भी किसकी इक्वेशन है? x एक्सिस की। हमने इसको जब 0 के इक्वल किया था, अच्छा ये तो y एक्सिस की इक्वेशन थी ना, x एक्सिस की इक्वेशन तो यहाँ थी, तो ये किसकी इक्वेशन है? तो y एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू 0 एंड, इसी तरह से x एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? वहां से निकाल कर देखो, पहले और दूसरे मेंबर से करोगे y 0 आ जाएगा, पहले और तीसरे से करोगे तो z 0 आ जाएगा। तो x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 कॉमा z इक्वल टू 0 और z एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 और आगे बात समझ में? ठीक, ये इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन है, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ yz प्लेन और z इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ xy प्लेन। इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है? y एक्सिस, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट हमने लिखा इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है? अनसिमेट्रिक। ये कैसी थी? सिमेट्रिक। और ये क्या थी? अनसिमेट्रिक। वैसे कोई नॉर्मल इक्वेशन बताता हूँ, x माइनस 2/3, y माइनस 1/4 और z माइनस 5/7, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किस फॉर्मेट में लिखी है? अच्छा, ये समझ में आ गया, डायरेक्शन, एंगल, कोसाइन और रेशो एक्स वाई जेड एक्सिस के, और इनकी इक्वेशंस आ गई।
वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में सिमेट्रिक फॉर्म और कार्टेशियन में ही अनसिमेट्रिक फॉर्म। अब मैं इसकी अनसिमेट्रिक बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसकी अनसिमेट्रिक, ये तो कैसी फॉर्म है? सिमेट्रिक। कार्टेशियन में सिमेट्रिक। अब कार्टेशियन में ही अनसिमेट्रिक कैसे बनेगी? पहले दो मेंबर को ले लो। 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों को ले लो। 7y माइनस 7 इज इक्वल टू 4z माइनस 20। तो 7y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 7 हो गया ना, माइनस 20 था। ये कॉमा लगाकर दो इक्वेशन दिख रही है। तो ये वाले क्वेश्चन तुमने स्टार्टिंग में छोड़ दिए होंगे। कुछ क्वेश्चन छोड़े थे ना, जो डिस्टेंस वाले कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन के 8-8 पार्ट होते थे एलिमेंट्स के अंदर। तो उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कहा था छोड़ने के लिए, लेकिन बाद में करने थे। इन इक्वेशंस को हम इनमें कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, अगर हम जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड बन जाती है, जो कि एक प्लेन को दिखाती है। और ये भी किसको दिखाती है? प्लेन को। और हमें पता है कि दो प्लेन का अगर हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। ये प्लेन है, ये प्लेन है, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्रीज लाइन होगी। तो वो लाइन ये है, ठीक है। अब मैं तुम्हें, अच्छा फर्स्ट सेकंड करा, सेकंड थर्ड करा, या फर्स्ट थर्ड करते? कोई दो ले लो, ठीक है, कोई दो, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, ये दो आ जाएंगी। तीसरा भी लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा हमारा ये। इससे ये वाली फॉर्म तक पहुंचा देता हूं। अनसिमेट्रिक से सिमेट्रिक कैसे जाते हैं, ये प्लेन का कंसेप्ट है। दूसरी बात, इससे वेक्टर फॉर्म बना लो। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। ये समझ में आ गया कि यहाँ 2 1 5 क्यों आया? अगर x प्लस 2 होता तो -2 आ जाता। प्लस लैम्डा 3i कैप 4j कैप और 7k कैप। अच्छा ये पॉसिबल है कि यहाँ कुछ ना लिखा हो, खाली y माइनस 1, तो 1 ले लेंगे। और अगर ये पॉसिबल है यहाँ 0 लिखा हो तो फिर 0 ही रहेगा, 0j कैप हो जाएगा, ठीक। ये पॉसिबल है कि यहाँ 2 माइनस x लिखा हो, तो पहले माइनस कॉमन निकाल कर नीचे जाएगा तो वो चेंज हो जाएगी dr, ठीक होगी बात। ये पॉसिबल है कि यहाँ पर 1/2 1/3 1/6 लिखा हो, तो आप नीचे रेशो को सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे एलसीएम लेते हैं तो वो कर सकते हो। अब बिल्कुल बेस हो गया यहाँ तक। तो एक ये वाला जो क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, मैं यही करके दिखा देता हूँ। देखो, इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म बनानी है। 4x माइनस 3y किसके इक्वल है? 5 के। और 7y माइनस 4z किसके इक्वल है? -13 के। ये दो दे रखे हैं। हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। दे किसमें रखी है? अनसिमेट्रिक फॉर्म में। प्लेन कोमा प्लेन, प्लेन एंड प्लेन टुगेदर गिव्स अ लाइन, ठीक है, दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो वो जो लाइन होगी वो दोनों प्लेन्स के अंदर कंटेन करती है। ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये लाइन है। जैसे समझ लो कि ये व्हाइट बोर्ड और इसके साथ में एक ऐसा बोर्ड और लगा दिया हमने, मतलब मैंने इसके साथ एक ऐसा और अटैच कर दिया, ये ऐसा एक प्लाई बोर्ड और लगा दिया, ऐसा एल बन गया। ये दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होंगे, जैसे इतना ही देख सकते हो, ये भी तो प्लेन ही है ना। तो ये और ये सरफेस 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होंगे। वो लाइन कहाँ है? वो लाइन ये, यही क्रीज है, ये क्रीज है, ये जो मार्कर है। अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसा होगा और वो लाइन यहाँ क्रीज पर है, सरफेस पर तो है ना, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। और ध्यान से देखो, वो लाइन वहीं पर ही है, इस प्लेन के साथ भी तो एंगल कितना बन रहा होगा? 90। ये प्लेन का नॉर्मल है, ये इस प्लेन का नॉर्मल है। अब हम करेंगे क्या? लेट कर लेंगे, जिस लाइन को निकालना है उसके dr ABC। Therefore 4a minus 3b plus 0c equal to 0। दूसरी इक्वेशन 0a plus 7b minus 4c is equal to 0। आया समझ में? इसके dr क्या होंगे? प्लेन है ना, प्लेन की इक्वेशन होती है ax plus by plus cz plus d is equal to, जहां पर प्लेन के dr क्या होते हैं? ab, ठीक। ये प्लेन के dr नहीं होते, किसके dr होते हैं एक्चुअल में? नॉर्मल ऑफ द प्लेन के dr। नॉर्मल क्या होता है? जो प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये होगा और लाइन प्लेन के अंदर थी ऐसे, तो इसके dr उसके dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसके dr ABC मान लिए, इसके dr यहां से दिख रहे हैं 4 - 3 और 0। ये इक्वेशन आ गई समझ में? सिमिलरली ये वाली इक्वेशन, चलें आगे।
अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे, ये तो बता ही रखा है, यहाँ माइनस लगाने के लिए कहा था। इसको छुपा लो, -370 -4, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, a डिवाइड बाय -0 12, b डिवाइड बाय 16 ही हो गया, c डिवाइड बाय 28। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 3 4 और चलें आगे। ये यहाँ पर क्या था इस वाली इक्वेशन में, यहाँ 4 ही था ना, 4x - 8, dr सेम मिल गया हमें। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना इनफाइनाइट तरीकों से बनाई जा सकती है, कहने का मतलब ये है। ये हो गया हमारे पास, वैसे थोड़ा सोचना तुम कम सोचते हो वैसे, ए लैम्डा ये आ गया ना, ये इक्वेशन होती है। लैम्डा क्या चीज़ है, लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर है, कोई भी स्केलर है, ठीक है। और ए क्या चीज़ है, पासिंग पॉइंट है। अगर मैं इस पासिंग पॉइंट को बदल दूं तो क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है। इस स्ट्रेट लाइन पर मेरे पास एक पॉइंट है 1 2 3 और एक पॉइंट है 4 5 6। मैं फर्स्ट पॉइंट इसको मान रहा हूँ, सेकंड इसको। अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लूँ तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लूँ तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्यों नहीं होगी चेंज? आंसर तो अलग ही दिखेगा भाई, आंसर तो अलग ही नहीं दिखेगा। अगर इनमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूँ तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस, देखो तुम ना दिमाग से काम नहीं करते बस, एक्चुअली तुम्हें डीप में जाना नहीं है। ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मैंने लिया ए कोऑर्डिनेट, प्लस लैम्डा 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो बनेगा 6 - 1 5i कैप, 5 - 2 3j कैप और 6 - 3 3k कैप। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये मैंने 1 पॉइंट फॉर्म लगाई और फॉर्मूला लगाया ए वेक्टर, 2 पॉइंट फॉर्म लगाई और फॉर्मूला लगाया ए वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस ए। अगर मैं इसको ए वेक्टर ले लूं और इसको b, 1 2 3 4 - 1, 4 - 1 कितना आएगा 3, 5 - 2 और 6 - 3। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, इट इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 1 - 4 -3 -3 और क्यों प्लस 3? हाँ ठीक है। अब क्या इसमें नंबर कट जाएंगे मेरे अगर ये लिख कर आ गया तो? बुक में ये दे रखा ऊपर वाला आंसर, लेकिन आपने नीचे वाले तरीके से कर दिया। तो इस लाइन की इक्वेशन इसमें क्या फर्क है? ये इक्वेशन लाइन ए बी की है ना अगर, तो ये इक्वेशन लाइन बी ए की हो जाएगी। लेकिन ए बी और बी ए तो सेम ही होता है ना, बचपन में पढ़ा होगा 6th क्लास में कि ए बी लाइन और बी ए लाइन सेम ही होती हैं। तो फर्क क्या पड़ रहा है? अब इक्वेशन तो अलग दिख रही है या नहीं दिख रही? अगर कोई पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अपीयरेंट तो अलग अलग है ना, दिख तो अलग रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लैम्डा की वैल्यू को बदल दोगे ना, कुछ भी वैल्यू ले लोगे, उसमें आप इस पॉइंट को आप चेंज कर दो, इस पासिंग पॉइंट को आप सी ले लो, इक्वेशन अलग तरीके से दिखेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक नहीं होती, इनफाइनाइट होती हैं। ये क्या है 2x + y = 2। अगर मैं इसको 4x + 2y = 8 लिख दूं तो इस लाइन की इक्वेशन इसमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आप इसका ग्राफ बनाना। 10th क्लास 9th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, एक्स वाई, इसको y को ले लेना, x को 0 ले लो, y की वैल्यू 4 आ गई। यहां पर y को 0 लो, x की वैल्यू 2 आ गई। यहां पर जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये दिख तो अलग रही है पर इक्वेशन तो एक ही है, x और y। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू, और y की 0 लूंगा तो x की वैल्यू। तो प्रूफ तो ये हो रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन के जो 2 पॉइंट आ रहे हैं वो तो सेम ही आ रहे हैं, 0,4 और 2,0। तो ये लाइन ये भी है और ये भी है, लेकिन इक्वेशन तो अलग दिख रही है। ये कैसे बनी होगी? x - y - y1 स्लोप x - x1 से, ये भी तो उसी से बनी होगी, लेकिन यहाँ x1 y1 उसी लाइन का कोई और कोऑर्डिनेट ले लिया होगा, जिसकी वजह से नंबर अलग दिख रहे हैं, बट दे आर अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल। कुछ खुला दिमाग? तो इस पासिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। इनफैक्ट इस लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू अगर मैं 0 ले लूंगा ना, तो 0 to something 0, तो फिर वो लाइन मुझे उसका पासिंग पॉइंट दे देगी। नहीं हो समझ में?
और लैम्डा की वैल्यू अलग ले लूंगा तो उस पासिंग पॉइंट के आसपास दूर के कितने भी पॉइंट ले सकते हो आप इस लैम्डा की वैल्यू को वेरी करा के। अब लैम्डा की वैल्यू बदलते रहोगे तो इक्वेशन लाइन के ऊपर पॉइंट इधर उधर मूव करते रहेंगे। नहीं है मैं समझ में, दिमाग खोलने में टाइम लगता है, ठीक है। और 12th क्लास में तो ऐसा लेवल है कि दिमाग खोलना ही मुश्किल का काम है ये, अब खुद समझो तो ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में। अब मेरे को यहां से क्या मिल गई, डायरेक्शन रेशो क्या मिल गई थी 3 4 7। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मेरे को लाइन की इक्वेशन निकालनी थी तो डी तो मिल गई। अब मेरे को लाइन का क्या चाहिए होगा, कोई भी पासिंग पॉइंट चलेगा या बुक वाला ही देखोगे? कोई भी चलेगा तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में कोई गलत नहीं करेगा। अगर आपने पासिंग पॉइंट निकाला है तो कोई भी निकाल दो, इससे ही मैच कराना है तो फिर मैं इसके वाला ही पासिंग पॉइंट निकाल लूँ। इसे मैच नहीं कराना तो कोई भी निकाल सकते हो। जनरली बुक में वो जेड को 0 या एक्स को 0 लेकर निकाल देता है पासिंग पॉइंट। अब मैं इसी वाला निकालता हूँ ताकि तुम्हें पता लगे इससे ही बन जाएगा। इस पासिंग पॉइंट में आपको एक बात समझ में आ रही है, एक्स के पहला कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 2, वाई का 1 और जेड का 5, कोई एक ले लो आप। तो मैंने पासिंग पॉइंट में x1 को क्या ले लिया 2, क्लियर। ये x1 2 इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर दो, यानी कि यहां पर पुट करोगे तो 4 इंटू x1 माइनस का 3y1 इज इक्वल टू कितना 5। यहां पर कितना पुट करा 2 माइनस 3y1 इज इक्वल टू, यहाँ 3y1 आ गया और यहाँ 3 आ गया तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई। अब x1 2 है तो अच्छा x1 उसमें यूज होता तो कर लेते हैं, नहीं होता तो कोई बात नहीं। 7y1 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 13, y1 तो है तो 7 प्लस 13 इज इक्वल टू 4z1, तो z1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो पासिंग पॉइंट क्या मिले 2 1 5। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस, मुश्किल काम तो पहले कर ही लिया था हमने 3 4 7। समझ में आ गई बात। तो अनसिमेट्रिक फॉर्म से सिमेट्रिक फॉर्म बनाने का इजी मेथड मतलब एक ही तरीका है। क्या तरीका है, जो अनसिमेट्रिक फॉर्म दे रखी है वो दो प्लेन होंगे, उन दोनों प्लेन से आपने दो इक्वेशनें बना लेनी है। कैसे, इन प्लेन के dr नोट कर लो दोनों के और लाइन के dr मान लो, कुछ भी मान लो ABC B1 B2 B3, दो इक्वेशनें बना लो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा परपेंडिकुलर वाला। ये दो से ABC सॉल्व कर लो, dr मिल गए। dr मिलते ही क्या करो, इन दोनों प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी, x लो या y लो या z, किसी एक वैल्यू को ले लो और दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे y लेता तो यहाँ भी पुट आता, यहाँ भी पुट आता, तो y से यहाँ x निकल जाता, y से यहाँ z। जो आपने y लिया वही y, और जो यहाँ से x और z निकले वो तीनों कोऑर्डिनेट इन दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट यही होगा, जो इस प्लेन पर भी होगा और कॉमन पॉइंट होगा, और वो कॉमन पॉइंट लाइन का ही हो सकता है, और वो पॉइंट आते ही आपके पास बन जाएगा। क्वेश्चन में ही मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सा पॉइंट लेना है, तो x को 0 ले लेना, y और z निकाल लेना, ठीक होगी बात। अब थोड़ा सा बुक में भी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा सारा। अब तक हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म, अनसिमेट्रिक फॉर्म और कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म सारा कर लिया, यानी कि 2 एक्सरसाइज तक सारा मटेरियल हो गया। अब 3rd 4th 5th एक्सरसाइज में यही कुछ है। एक तो किसी पॉइंट का, लेट से x1 y1 और z1, इस पॉइंट का हम क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या दे रखी है हमें, लाइन। ऐसे करते हैं, दो मेथड है। इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, q को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर ये लाइन प्लेन मिरर का काम करे तो r इमेज आ जाएगी मिड पॉइंट फॉर्मूले से, PQ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी होगी तो उसे x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा डिवाइड बाय में dr बोल दो। चलो ABC, इसको किसके इक्वल ले लेते हैं, k के इक्वल ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ak प्लस अल्फा, y की ck प्लस गामा। ये नंबर्स आएंगे। इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं, तो किसी स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, और वेक्टर फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। और 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म दो कंसेप्ट थे। ये तो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं और वो दो कंसेप्ट थे, ये निकाल लिए। ये जो एक्स वाई जेड है, इस कोऑर्डिनेट को मैंने लेट कर लिया, लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ के
अभी समझाया था ना, जो ये के होता है इसके बदलने से आपको पॉइंट मिलते रहते हैं। अगर मैं इस के की वैल्यू 0 रख दूंगा तो a इंटू जीरो विल बी 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा। दैट मीन्स उस लाइन का पासिंग पॉइंट दिख जाएगा आपको के की वैल्यू 0 के लिए, और के की वैल्यू कुछ और रखोगे तो पासिंग पॉइंट के आसपास के कुछ भी पॉइंट्स आएंगे। तो मैंने कहा फॉर सम वैल्यू ऑफ के रैंडमली अननोन है किसी भी के की वैल्यू के लिए, लेट से ऐसा के पॉसिबल है, तो सपोज कि ऐसा के पॉसिबल है, देन फॉर सम वैल्यू ऑफ के लेट दिस कोऑर्डिनेट x, y, z बी रिप्रेजेंट, अगर ये q को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी q के कोऑर्डिनेट हो गए ये वाले a के प्लस अल्फा, क्या मैं pq की dr निकाल लूंगा? और क्या dr ऑफ लाइन मेरे को दे रखी है, और डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूं क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहां से k निकल जाएगा, k निकलते ही q आ जाएगा, q आते ही डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा और मिड पॉइंट फॉर्मूले से r आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपका वर्किंग रूल हो गया। नंबर्स में ही आएगा क्वेश्चन, तो मैं आर्टिकल तो आएगा नहीं। तो x माइनस 1 वाई माइनस 2 जेड, नंबर ले लेता हूँ, dr है ये, ठीक है, k के इक्वल मान लिया। ये वाली इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, 4k प्लस 1 और ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ 0, 3, 5। अब क्या करेंगे, तो 4k प्लस 1, ये dr किसकी आई है, q माइनस p, और प्रोडक्ट लाइन की dr क्या है बोलो, ध्यान से, सब ठीक है। इनकेस 2 माइनस वाई या कुछ होता तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब पी क्यू परपेंडिकुलर है एल के, तो 4 इंटू 4 16k प्लस 25k और 36k इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू कितनी बनेगी 76k 17 और इक्वल टू 13, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कहाँ पर पुट कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे। अब ये तो कैलकुलेशन खुद कर लेना। सिक्स और 6 कितना आ गया 77 आ रहा है, और यहाँ 1 कैरी, 3 2 5 6 एक साथ, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना और पुट करके क्यू निकल जाएगा और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा और फिर ये आर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब सपोज करो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फुट नहीं चाहिए और ना ही इमेज चाहिए। इसमें तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट चाहिए, इमेज चाहिए, तो डिस्टेंस तो फ्री में आ ही जाता है, एक छोटा सा फॉर्मूला ही तो लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला। बट सपोज करो कि नहीं चाहिए ये, मतलब इमेज नहीं चाहिए और फुट का कोऑर्डिनेट भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको डिस्टेंस चाहिए। मतलब कोई पॉइंट है P1 2 3 और कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ले लो कोई भी, x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 4, dr ले लेते हैं 4 माइनस 2 और 3, ये लाइन की इक्वेशन है। इस पॉइंट का इस लाइन से क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस एक ही बात होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब पी क्यू डिस्टेंस का है फॉर्मूला है ये, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ भी इसका मैग्नीट्यूड, ये है फॉर्मूला। कैसे बना वो तुम्हें प्रूफ कराया नहीं था ना शायद, मैंने तुम्हें कहा था खुद करने के लिए और तुमने खुद नहीं किया था। चलो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या बनेगा, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उसके पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे, यहाँ पी वेक्टर है और ए वेक्टर क्या है ये वाला, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का ये ए वेक्टर है। अब हो जाएगा, मैं करके दिखाऊं, p माइनस का a 1 माइनस का 2 माइनस i कैप 2 माइनस का 3 माइनस j कैप माइनस k कैप, ये तो निकल गया p वेक्टर माइनस a वेक्टर। क्रॉस किससे करेंगे, b से, b वेक्टर क्या है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और क्या करेंगे मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय में
1649 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई कैप जे कैप के कैप -1 -1 -1 4 -2 3, बताओ कितना बनेगा? -3 -2 तो माइनस का 5 आई कैप, ये वाला ये कैंसिल -3 + 4 के वाला ये कैंसिल 6 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना बना? 25 + 1 + 29, कितना आ गया आंसर? 62 डिवाइड बाय इसका रूट। क्लियर? अब डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल लेना, वो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकाल कर सेम आएगा आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया? हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर से ए पॉइंट, इसके पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, जो लाइन के हैं 2i कैप ये वाले, इसको किससे ज्वाइन कर दिया? इससे ज्वाइन कर दिया। तो ए पी वैक्टर क्या निकलेगा? इट इज पी वेक्टर के पोजीशन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, और ये -a विच इज पी वेक्टर माइनस इस एंगल को क्या ले लिया? थीटा। हमें क्या निकालना है? पी क्यू। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी क्यू बाई ए पी साइन थीटा आ जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए पी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा, इस थीटा के लिए इन दोनों वेक्टर का क्रॉस, तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस क्या होगा? ए पी वेक्टर क्रॉस इस लाइन का डी आर, तो बी वेक्टर है ना, और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए पी का मैग्नीट्यूड। और अब तुम्हें ये समझ नहीं आया तो देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू, अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो हट जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये अप्लाई कर दिया। और ए पी क्या है? ए पी एज इट इज, ऐसे लिखूँ या ऐसे, क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों वही तो बताया फिर, ए पी वैक्टर पी माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। नहीं आया क्या? पैरेललोग्राम का प्रूफ भी ऐसे ही कराया था वेक्टर के अंदर, और एक जगह और भी अप्लाई होता है सेम चीज़। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस में भी यही होता है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक, अब ये वाला एल्गोरिथम वाला आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है 1 2 3, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन पता है हमें क्या होती है? x/1 y/0, और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। वैसे ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो क्या निकलेगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। स्पेस में कोई पॉइंट है P 1, 2, 3, तो हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये लेंथ कितनी होगी? 1। ये डिस्टेंस कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस यानी कि √13 बता रखे हैं पहले, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है अगर x से निकालना हो डिस्टेंस। यहाँ से हम प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से करूँ या एल्गोरिथम लगा दूँ? एल्गोरिथम लगाता हूँ। इक्वल टू के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। x किसके इक्वल आ गया? y और z, तो ये q कोऑर्डिनेट क्या ले लिया मैंने? तो पी क्यू का डी आर क्या बन गया? अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करूंगा? 1 2 3 के साथ, ठीक है, और 0 के इक्वल हो जाएगा। तो k -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। ये 0, ये 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो 1 - 1 0, नहीं आया समझ में? जिसको ये वाली बात वहाँ समझ नहीं आई, 11th क्लास की बात है ये, जिसमें तुम 1 नंबर साथ कटवा के भी आए थे। जब मैंने कहा था आ जाना मेरे पास पढ़ा दूंगा, और तुम्हें ये हो रहा था चौड़े हो गया भाई हम खुद ही कर लेंगे। और बाइनोमियल में जो बताया था वो आया था 3 टर्म्स वाला। मेरे पास पढ़ने का नुकसान नहीं है, लेकिन तुम नुकसान कराना चाहते हो। चलो खैर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में? स्क्यू लाइंस के बीच में। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। हमने 2 लाइनों के बीच में एंगल कर लिया है ना, ऐसे सिलेबस में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोस थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइंस डी आर का प्रोडक्ट करके बाय में मैग्नीट्यूड कर दो, या फिर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट ले लो। ये एक लाइन L1 है और ये एक लाइन L2, दोनों लाइन डिफरेंट प्लेन्स में है, ठीक है। और फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ऐसी लाइंस को कौन सी लाइंस बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। एक सिंपल सी बात बताएं कि स्क्यू लाइंस आर नेवर फिलिंग द ब्लैंक, आ जाए तो क्या लिख देंगे? कोप्लेनर। स्क्यू लाइंस आर नेवर कोप्लेनर, दे आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब एक प्लेन में नहीं हो सकती। अगर किसी भी प्लेन में दो लाइनें हैं, या तो वो कोइंसाइड ही करेंगी तब भी पैरेलल हो जाएंगी, या वो वैसे ही पैरेलल होंगी, और या फिर वो इंटरसेक्टिंग। अब वो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, तो कोइंसाइड भी नहीं है। तो अल्टीमेटली वो दो प्लेनों में नहीं है, मतलब एक ही प्लेन में नहीं है। कहाँ है? अलग अलग प्लेन में, ठीक है, डिफरेंट प्लेन्स में। प्लेन पैरेलल भी हो सकते हैं और प्लेन पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन बतानी है और डिस्टेंस बताना है। अगर तो डिस्टेंस बताना है तो SD का फॉर्मूला लगा दो। इस लाइन की इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और इस लाइन की इक्वेशन ले लेना a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ठीक है। अगर कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी हो तो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, और वेक्टर दे रखी हो तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। अल्टीमेटली मुझे चार चीजें ही तो कंपेयर करनी पड़ती हैं, a1 a2 b1 और b2। मेरे को ये चार वेक्टर चाहिए ना, या इनके कंपोनेंट्स चाहिए। देखा जाए तो कंपोनेंट ही तो चाहिए होते हैं। तो चाहे कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो या वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार चीजें पहले आइडेंटिफाई हो गई, इसके बाद फॉर्मूला लग जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज a2 में से a1 माइनस कर देंगे। तो अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो तो x माइनस x1, और दूसरे में भी दे रखा होगा तो दोनों के पासिंग कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1 या फिर a2 माइनस a1। बात तो एक ही है। इसमें ijk लगा हुआ, उसमें ijk नहीं दिखता, इतना सा फर्क होता है बस कार्टेशियन और वेक्टर में। a2 माइनस a1 का डॉट करेंगे b1 क्रॉस b2 और डिवाइड बाय में b1 क्रॉस b2 का, ठीक है। ये मोड किया हमने, क्यों? इस दोनों का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आएगी और वो नेगेटिव आ सकती है, तो मैग्नीट्यूड करने से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, या मोड करने से पॉजिटिव। नीचे तो आपने मैग्नीट्यूड ही करना है। इसका मतलब दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये ऊपर जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रही है, a2 माइनस a1 b1 b2, और नीचे b1 क्रॉस b2। तो सबसे पहले तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेना। यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ कॉम्पोनेंट लिख देना। करके दिखाऊं क्या एक? तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर आ गया तो मैग्नीट्यूड निकाल लेना। और जब ये वाली चीज निकालोगे, दोनों तो सेम रहेंगे, बस इसकी जगह पर कॉम्पोनेंट किसके आ जाएंगे? a2 माइनस a1 के। तो स्केलर प्रोडक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी इस डिटरमिनेंट की। नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव लेना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये क्वांटिटी 0 के इक्वल आ गई तो कोप्लेनर होंगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ रहा है। डिवाइड में फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपने पहले ये निकाल लेना। तो लाइंस आर कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल भी हो सकती हैं, लेकिन अगर पैरेलल हुई तो b1 और b2 में तो आपस में रिलेशन मिल जाएगा ना। b2 मस्ट बी लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, दोनों की dr सेम हो जाएगी, यानी कैंसिल करके इक्वल एक ही दिखेगी, दो अलग अलग नहीं दिखेंगी। तो पैरेलल होंगे तो वैसे ही पता लग जाएगा। अब दो लाइनों के बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो दो लाइनों के बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लो दो लाइन ले लेते हैं, x माइनस 3/2 y माइनस 2/1 और z माइनस 4/3, 2x माइनस 1/3, 4 ले लेते हैं। यहाँ 8 ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं। y माइनस 4/-2, z माइनस 5/1। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3, ठीक। अब ये सही हो गए। ये दोनों लाइनें मान लो स्क्यू लाइन्स हैं, और इनके बीच में चेक भी कर लेंगे और क्वेश्चन भी आगे हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लाइन निकालनी है मान लो, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन निकालनी है। फॉर्मूले से तो कर ही लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे फॉर्मूले से। क्या निकलेगा? 4 माइनस, अच्छा यहाँ पर अगर +4 लिखा हो तो ये -4 होगा, ठीक है। फिलहाल तो ये ऐसे लिखा था। तो 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1, यहाँ 2 1 3 और यहाँ 3, ये डिवाइड बाय i j और k
2 1 3 3 माइनस 2 1, और जो निकलेगा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू 0 नहीं आ रही, देखना 1 क्या बना 7 -2 -7 आ गया, 1 -7 डिवाइड बाय, देखो नीचे वाला यही आएगा ना। देखो अगर यहाँ तमीज से किया होगा 7 ही होगा ना, 7 आई क्या पाएगा ना, तो 49 हो गया। दूसरे वाला +7 आएगा क्योंकि ये माइनस अंदर वाला था, खैर क्या ही फर्क पड़ता है। और नेक्स्ट वाला भी, तो कितना बना 14/147, और 147 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। अरे तीनों को 49 इंटू 3 लिख दोगे तो 773, यानी क्या आ जाएगा, तो 7√3 डिवाइड बाय, नीचे √3 होगा ना, 49 इंटू 3 था तो √3 इंटू √49 विच इज 7, यहाँ कितना बनेगा 2/√3। तो आंसर कितना आएगा 2√3/3 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और ये कोप्लेनर नहीं है। अच्छा अब एक बात, क्योंकि इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला तो ये कोप्लेनर नहीं होंगी, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करूंगा तो क्या होगा, नहीं निकलेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर फाइंड करूंगा तो नहीं निकलेगा। फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको लैम्डा, इसको म्यू ले लेंगे, ये मेथड है लास्ट एक्सरसाइज का। अब x की वैल्यू क्या निकलेगी, और y की वैल्यू, और x की वैल्यू, ठीक है। अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होती तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाता, पर हमें वैसे कंफर्म्ड है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल रहा, तो स्क्यू लाइंस होंगी, कोप्लेनर नहीं होंगी। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। x को कंपेयर कर लेते हैं, तो 2 लैम्डा + 3 इक्वल टू, तो 2 लैम्डा माइनस, दूसरा इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो लैम्डा प्लस, ठीक, इज इक्वल टू म्यू + 5, तो 3 लैम्डा माइनस इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर 3 इक्वेशनें देख रहे हैं, कितने वेरिएबल अननोन कितने हैं, 2। कभी ऐसा कुछ सॉल्व किया, x - y इज इक्वल टू 2, 2x + 5y, कभी इसको सॉल्व किया हुआ ना सॉल्व, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2x माइनस और 2x प्लस -7y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू, तो 3 - 1 इज 2 और 6 + 5 इज 11। कभी इसको सॉल्व किया ऐसे जो मैं अब बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसे कहते सॉल्व दिस, हमने इन दोनों को सॉल्व किया था ना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 चेक कर लेते हैं। 3 × 3 इज 9, 4 × 1 इज 4, 9 और 4। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो सेम आंसर आएगा ना, x3 और y1, और इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब वेरिएबल तो 2 थे लेकिन इक्वेशन कितनी दे दी, 3। तुमने नोटिस किया मैंने इन्हीं 2 इक्वेशन को ऐड करा हुआ था इसके लिए, तो 2 के कॉम्बिनेशन से, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन 2 इक्वेशंस का, नहीं हुआ समझ में, तो उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें वो दोनों थी। अब ये जो तीसरी इक्वेशन है वो मैंने इन दोनों से ही बनाई थी, तो ये जो मेरा सिस्टम बना ना 3 इक्वेशन का 2 वेरिएबल में, ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, क्योंकि जो यूनिक सॉल्यूशन 2 से आ रहा है ना, तीसरा भी वहीं पर ही है, मतलब वो लाइनें ऐसी ही हैं कॉन्करेंट लाइंस, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ये था 3 और 1। समझ में आ गई बात। अब अगर ये लाइनें, अब एक लाइन में 3 पॉइंट है, यहाँ तो 2 ही होते हैं ना एक्स वाई में, उसमें प्लेन में तो 2 ही होते हैं, लेकिन स्पेस में तो 3 होते हैं। अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उसमें 3 चीजें होंगी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम यूनिक होना चाहिए,
मीन्स लैम्डा और म्यू की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इसको और इसको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो विच मीन्स लैम्डा को अगर अब मैं यहाँ रख दूँ तो एक्स वाई जेड जो निकलेगा, या म्यू को यहाँ रख दूँ तो जो एक्स वाई जेड निकलेगा वो सेम आना, तभी तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम बनेगा। अब एक काम कर लेता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, तीसरे में चेक कर लूंगा। तो 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3/7। अब यहां पर म्यू की वैल्यू डाल दो, तो 2 लैम्डा माइनस 9/7 इज इक्वल टू 1, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू, तो 8/7 आ गया। करो चेक, 3 इंटू 8 24/7, और म्यू की वैल्यू कितनी थी, म्यू की वैल्यू तो कितना बना, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब लाइन्स आर नॉट कोप्लेनर, दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब कोप्लेनर नहीं है वो लाइनें ऐसी होंगी तो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, और छोटे से 0 आता तो डेफिनेटली ठीक है। अब देखना क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इसमें k लिख देंगे और पूछेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन्स आर कोप्लेनर। तो जो शॉर्टेस्ट लेंस निकाला था उसमें जो सिर्फ नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, इसका तो यूज होगा ना, तो k की वैल्यू निकल जाएगी। नहीं आया समझ में? तो इस k की वैल्यू को आप डिटरमाइन कर लो, फिर आपका जो, अच्छा अब यहां से अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देता, लैम्डा और म्यू की वैल्यू सपोज इसको सेटिस्फाई कर देती तो कोप्लेनर हो जाती। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लैम्डा इसमें डाल दो या म्यू इसमें डाल दो, आंसर सेम आएगा और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये 5th एक्सरसाइज भी आ गई समझ में, ठीक। यानी शॉर्टेस्ट लेंस दिखाने के लिए, कोप्लेनर दिखाने के लिए या तो शॉर्टेस्ट लेंस निकाल लो, 0 के इक्वल दिखाओ, कोप्लेनर दिखाने के लिए या फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, लेकिन वो एग्जिस्ट करना चाहिए। डन, मेरे ख्याल से तो डन है। एक शॉर्टेस्ट लेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस नहीं बताया मैंने, बुक में उसमें लिखा हुआ है, नोट्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला ही तो है एक बस, कहाँ है नोट्स स्ट्रेट लाइन के। हाँ अब नोट्स में पढ़ना क्या क्या है, मिला नोट्स हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मिल गए, टॉपिक लिखे हुए हैं, टॉपिक स्ट्रेट लाइन के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है जिसको तुम इग्नोर कर देते हो, DRDC डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मिला? पूजा किया करो इनकी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये सारी चीजें आती है ना तो ही मैथ आएगा, नहीं तो नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू लाइंस, पैरेलल लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्यूब लाइंस, ठीक है सारा करवा दिया। DRDC एंगल बिटवीन 2 लाइंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑन अ लाइन, इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, वर्किंग रूल से भी, फॉर्मूले से भी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से करा दिया, पैरेलल लाइंस का वो फॉर्मूला देख लेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस ये टोटल 5 एक्सरसाइज में डिवाइडेड है सारे टॉपिक। प्लेन में बहुत सारे टॉपिक हैं, प्लेन का बाद में पढ़ेंगे। चलो पहला पॉइंट आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन LMN वेयर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज 1, L इज कोस अल्फा, M इज कोस बीटा एंड N इज कोस गामा। सीधा सीधा बातें समझ में आनी चाहिए। अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहेंगे लाइन L के विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। नोट कोस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा का सम 1 और साइन में 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? 1 माइनस साइन के लिखते ही वो आ जाएगी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ABC होती है, दे आर द प्रोपोर्शनल टू LMN। LMN क्या है? A/R, B/R और C/R। R कट चुका है। डायरेक्शन रेशियो कैन बी टेकन एज डायरेक्शन कोसाइन, बट डायरेक्शन कोसाइन कैन नॉट बी टेकन एज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन और वेक्टर आर इनफाइनाइट। डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो ऑफ x एक्सिस 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अच्छा ये तो वेक्टर वाला आ गया ना। इसके बाद कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट, पेज 2। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D, 1 पॉइंट फॉर्म गिवन, पासिंग पॉइंट P x1 y1 z1 एंड B वेक्टर B1 B2 B3 अलोंग द लाइन या पैरेलल टू लाइन। A वेक्टर की इक्वेशन, A वेक्टर दे रखा है आपको, और इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी? A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, प्रूफ करके दिखाई दिया। R वेक्टर क्या चीज होती है यहाँ पर? जिसका लोकस लिया जाता है, जनरल पॉइंट x y z। कार्टेशियन फॉर्म बता दी, सिमेट्रिक फॉर्म, और पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वल टू लैम्डा लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, और तो एक्स वाई जेड पैरामीट्रिक फॉर्म में आए हुए हैं। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आर वेक्टर इज लैम्डा बी वेक्टर। ये कैसे आया? देखो पासिंग पॉइंट 0 होगा ना, तो 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। नहीं मिला? पेज नंबर 2 लिखा हुआ ना। वाह वाह, आगे करना, यहाँ पर ध्यान।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D, पेज नंबर 2। एक बार दिखाना नोट्स। मैं ना इस तरीके से बनाता हूँ, रेडी वाला पड़ेगा ना उसको भी आ जाएगा समझ में। ये क्या लिखा हुआ है? 1 के बाद ना यहाँ देखो, यहाँ कुछ दिख रहा है? फाड़ के भी देख लो, नहीं दिखेगा। ये है यहाँ पर 2 है ना, तो सीक्वेंस तो कम से कम कंटिन्यू होगी ना, मैथ वाले हैं तो सीक्वेंस तो कंटिन्यू करें। सीक्वेंस सीरीज 1 के बाद क्या है? 2 है ना, तो 2 पढ़ो ना। अब दोबारा पढ़ रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D, 1 पॉइंट फॉर्म गिवन क्या होगा? पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 और b वेक्टर दे रखा है, पैरेलल वेक्टर या अलोंग द लाइन या पैरेलल। तो a वेक्टर दे रखा है, b दे रखा है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगेगी, वेक्टर फॉर्म a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। r वेक्टर कौन सा वेक्टर है जिसका लोकस निकाला ना, x y z वाला। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वल टू लैम्डा लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पैरामीट्रिक फॉर्म बनाए। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन है ना, तो a वेक्टर को 0 वेक्टर रखोगे तो लैम्डा b बचेगा सिर्फ, ठीक है। यानी कि x बाय b1, y बाय b2 और z बाय b3। x माइनस 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब। और इक्वल टू कर दोगे तो x इक्वल टू लैम्डा b1, y इक्वल टू लैम्डा b2 और z इक्वल टू लैम्डा b3, पैरामीट्रिक फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में गिवन क्या होगा? 2 पॉइंट x1 y1 z1। अब किसी काम की नहीं है क्या नोट्स? मुझे लग तो नहीं था। 2 पासिंग पॉइंट p x1 y1 z1 उसने ऐसे फेंक दिया है। चल यार खत्म होने दे, अभी थोड़ी देर में स्टोरी खत्म हो जाएगी। सत्संग थोड़ा चल रहा है, अब जल्दी से खत्म कराओ बोर हो रहे हैं। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 a वेक्टर है, b वेक्टर है। क्या करें हमने? पहले जो पासिंग पॉइंट थे उनके पोजीशन वेक्टर्स का नेम कर लिया, a वेक्टर और b वेक्टर, फिर फॉर्म लगा दिया a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a, वेक्टर फॉर्म। b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, यानी वो जो पहले वाली 1 पॉइंट फॉर्म थी उसमें b वेक्टर डायरेक्ट दिया होता था, यहाँ पर हम डिफरेंस करके निकालते हैं। कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइड बाय में dr, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्रॉस कर दोगे। कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म, तो बता दिया। r वेक्टर को डाल देना x और a को भी और b को भी, और i कैप j कैप k कैप कंपेयर कर लेना, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x y z मस्ट बी यूनिटी व्हाइल डिसाइडिंग डायरेक्शन रेशो, ठीक है। यहां से हमारा क्वेश्चन गलत होता है, जहां पर नोट लिखा हुआ है ना, ध्यान से। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। अब सही है, वो अब सही है, ठीक है। वो प्रिंटिंग में था ना गड़बड़ कुछ। 6th पॉइंट, 5th के बाद 6th ही आएगा। 6th पॉइंट क्या है? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 लाइन्स, यानी 2 लाइनें राइट एंगल पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट एट 90 डिग्री कब करती हैं? जब b1 डॉट b2 जीरो हो जाता है, dr का डॉट प्रोडक्ट या dc का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। dr के अंदर dc ले सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। दोनों लाइनों के डिवाइड में जो दिए होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, और जहां पर हमारी मिस्टेक हो जाती है 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। 2x माइनस 4 बाय k 2 माइनस वाई बाय 5 और z बाय 6 एंड x बाय 4 y माइनस 5 बाय 3k माइनस 3k और z माइनस 7 बाय 11। सपोज मैंने यहाँ रूट लगा दी। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की, और लाइंस क्या दी हुई हैं? परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। तो सीधा नहीं शुरू हो जाना इसको इससे। हाँ, अब यहाँ पर ये तो क्या बनेगा? k बाई 2 बनेगा। पहले तो 2 कॉमन निकालोगे, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का √5, वहाँ पर ठीक है 6। इसकी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 4 से, फिर प्लस इसकी किससे करेंगे? -3 के से, √11 से, और किसके इक्वल कर देंगे? अब k तो निकाल ही लोगे ना, कॉमन वगैरह करके k निकाल लोगे, ठीक है। किसी भी अननोन की वैल्यू निकाली जा सकती है। अच्छा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला, ठीक है। कोस थीटा मैंने मैग्नीट्यूड लगा रखा है क्योंकि एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ऑब्वियसली 180 में से माइनस करके आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द 2 लाइंस आर गिवन बाय L1 M1 N1 और L2 M2 और N2। तो कोस थीटा एंगल क्या होगा? इनका प्रोडक्ट, और L1 L2 के परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्योंकि कोसाइन दे रखी है ना, तो डिवाइड में अगर आप लिख भी दोगे, डिवाइड में आप लिख भी दोगे L1 L2 M1 M2 और N1 N2, ये तो B1 इंटू B2 करा, डिवाइड में लिख देना ऐसे L स्क्वायर M1 का स्क्वायर, और तो 1 ही होता है, और दूसरे वाला भी। समझ में आ गई बात? यानी फॉर्मूला यही है, B1 डॉट B2 बाय B1 का मैग्नीट्यूड, और क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन ले रखे हैं तो ये 1 हो जाएंगे, क्योंकि वो B बाई B मैग्नीट्यूड ही B कैप बन जाता है, और जो B कैप के कंपोनेंट होते हैं ना वही DC होते हैं। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है, और सिंपल वेक्टर के कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशो।
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। पी पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2, पोजीशन वेक्टर ऑफ p को p वेक्टर से ले लिया, स्मॉल p वेक्टर से, स्मॉल p वेक्टर को लिख दिया x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। इसमें x2 y2 z2 ले लिया मैंने, वैसे x1 y1 z1 ले रहा था पर अब मैंने 2 लिख दिया था यहाँ। लाइन क्या है, r वेक्टर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो क्या फॉर्मूला है, p वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। प्रूव करके दिखा दिया। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, जब आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। इन केस आपको वर्किंग रूल यानी कि इमेज और सब निकालना है तो क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रही हो तो कार्डिजन में कर लेना। हम मैक्सिमम सारा काम कार्डिजन में ही करते हैं, क्लियर। तो कार्डिजन इक्वेशन बना लोगे उसकी, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म बना लोगे, फिर डी आर ले लोगे पी क्यू की, एल की डी आर से डॉट प्रोडक्ट से क्या निकाल लोगे, के निकाल लोगे, पुट कर देंगे एंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू गेट पी क्यू, ऑल्सो यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला टू गेट द इमेज, ठीक है। नेक्स्ट देखना फोर्थ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइनें दे रखी हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो पेज नंबर 4, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ एग्जिस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग और इक्वेटिंग देयर पैरामीट्रिक फॉर्म्स, दोनों को पैरामीट्रिक फॉर्म मिलाने के बाद x और y किसी को भी दो को कंपेयर करके लैम्डा म्यू निकाल लो और उसको तीसरे में पुट करके देखो, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लैम्डा की वैल्यू एक्स वाई जेड में डाल देना पहले में, या म्यू की एक्स वाई जेड में दूसरे में, सेम आएगा आंसर, और वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। स्क्यू लाइंस का डायग्राम बना रखा है, दो प्लेन में लाई करती है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टू लाइंस व्हिच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस एंड स्क्यू लाइंस लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। इस पे ना देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में वो आ सकता है, नीदर के आगे ब्लैंक आ जाएगा तो पैरेलल भरना है, नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस आर नेवर कोप्लेनर और इफ द लाइंस आर कोप्लेनर दे कैन नेवर बी स्क्यू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो दो लाइनें दे रखी हैं, फॉर्मूला a2 माइनस a1, ये प्रोजेक्शन से आया हुआ है a डॉट b डिवाइड बाय b, ठीक है। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, तो वहां पर वो जो a1 और a2 थे ना, इसका प्रोजेक्शन चाहिए मेरे को b1 क्रॉस b2 पर, क्योंकि b1 क्रॉस b2 दोनों प्लेन हो गए, परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक। तो वो प्रोजेक्शन वहां से मिल जाती है हमें, यानी ये फॉर्मूला वहां से बनता है। और a2 माइनस a1 b1 और b2, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूले से, डेटरमिनेंट वाले मेथड से, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। SD 0 है तो लाइंस कोप्लेनर होंगी, स्क्यू लाइंस आर नेवर कोप्लेनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, के वगैरह की वैल्यू निकालने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज, फिफ्थ पेज पे आ गया, 12th पॉइंट आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये नहीं बताया था मैंने। देखो दो लाइनों की इक्वेशन दे रही है, a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस म्यू b2, क्या ये सेम प्लेन में लाई करेंगी, यस। क्यों करेंगी, क्योंकि b1 और b2 साथ में लिखा है ना, बिकॉज b1 पैरेलल टू या b2 पैरेलल टू b1, तो डेफिनेटली एक प्लेन बनाया जा सकता है, क्योंकि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो डिफरेंट प्लेन में कैसी होंगी, ये एक लाइन है, आपने कहा ये दूसरे प्लेन में लाइन है यहाँ, तो इनसे तो एक प्लेन बन ही जाएगा ना, समझ भाई। यानी दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो एक प्लेन जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर वो दोनों पैरेलल लाइनें हो जाए। जैसे अगर मैंने यही बना दिया तो इसी प्लेन में हो गई, मैंने यहाँ नहीं बनाई, यहाँ बना दी लाइन, तो यहाँ से भी तो प्लेन आ जाएगा ना, एक प्लेन आ जाएगा, उसमें पैरेलल लाइन होगी, किसी भी डायरेक्शन में आप ले जाओ प्लेन मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो कभी भी स्क्यू नहीं होंगी, स्क्यू, हाँ, क्योंकि स्क्यू क्या होती हैं, नीदर पैरेलल, करेक्ट। अगर पैरेलल है तो फिर तो वो सेम प्लेन में आएंगी, क्लियर। अच्छा, तो अब a2 माइनस a1 तो सेम ही है, क्रॉस, बस अब b1 क्रॉस b2 की जगह क्या लेना हमने, b1 एक लेना सिर्फ, और डिवाइड बाय b1 का मैग्नीट्यूड, वहां पर b1 क्रॉस b2 करते हैं, यहाँ b1 लेना। अब ये फॉर्मूला वहीं से प्रूव हुआ है जहां से ये वाला प्रूव हुआ था, p वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b, याद आया वो साइन थीटा वाला, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, कर लेना हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, एल्गोरिथम ये नहीं बताया था मैंने, 13th पॉइंट। चलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का एल्गोरिथम, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमने, ठीक है। क्या करेंगे, दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, इसके अंदर नंबर्स वो बड़े बड़े आ रहे थे, 152 समथिंग इस टाइप के, लास्ट के जो दो क्वेश्चन थे। अभी एक वो पेपर था ना उसका, रूपांश का, तो वो बता रहा था 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग 3 कोऑर्डिनेट्स यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, जो उस दिन करके दिखाया था। 3 कोऑर्डिनेट, लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, बी सी की और ए सी की, और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ए टू बी एक लिमिट, फिर बी टू सी, और फिर ए टू सी को माइनस करना पड़ेगा।
6 नंबर का इंटीग्रेशन का, वो तो एक्सरसाइज ही डिलीट होगी ना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। फर्स्ट एक्सरसाइज तो करनी है, तो सेकंड एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन दिया हुआ था, फाइंड द एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन। है तो प्लेन कर्व है ना, ट्रायंगल इज अ प्लेन कर्व, दो कर्व में थोड़ा बाउंड हो रही है। 3 नंबर का क्वेश्चन था। 6 का तो 6 का तो है ही नहीं, या तो 5 का देंगे या तो 3 का देंगे, 5 का तो दे नहीं सकते हैं, मजबूरी है उनकी, 3 क्वेश्चन सेट हो चुके हैं। मैट्रिसेस से आएगा, प्लेन से आएगा और एलपीपी का आएगा। प्लेन आएगा कि स्ट्रेट लाइन? प्लेन में से आएगा। प्लेन में से आएगा 5 नंबर का, और भी तो आएगा, ओ आर और भी तो आएगा, तो वेक्टर से भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन से भी हो सकता है। मुझे वेक्टर से लगता है, हाँ मुझे वेक्टर से लगता है, पर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। पर स्ट्रेट लाइन से मुझे लगता नहीं कि 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन कोई इतना लेंथी बनता है। प्लेन में ना 2 पार्ट मिलाते हैं, वो प्लेन की इक्वेशन बना लो 3 पॉइंट से, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। एक नहीं होता क्वेश्चन, वो पूरी स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, 4 + 1 का होता है या 3 + 2 का होता है। ठीक है, वेक्टर से भी बन सकता है, और में आएगा। अब ये 3 नंबर का इंटीग्रेशन का बेकार क्वेश्चन, लेंथी सा ही था, मतलब बेकार तो क्या है, बस लेंथी है और कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, कार्टेशियन फॉर्म, 2 इक्वेशन मिल गई। ठीक है, x - x1 y - y1 z - z1 बाय में b1 b2 b3, फर्स्ट लाइन को लैम्डा के इक्वल करके पैरामीट्रिक फॉर्म निकाल ली, दूसरी की भी म्यू के इक्वल करके पैरामीट्रिक फॉर्म निकाल ली। सिंस p लाइज ऑन L1, p पॉइंट दिख रहा है डायग्राम में, दिख रहा है, L1 के ऊपर p ले लिया मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन को मैंने p और q से बोल दिया। p पॉइंट किस पर लाई करता है? L1 पर। तो लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए पैरामीट्रिक वाले, और q के कोऑर्डिनेट म्यू वाले मान लिए। क्लियर है? चलें आगे। स्टेप 1 dr निकाल लो पी क्यू की, हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, क्यू वाले में से p के माइनस कर देंगे, लैम्डा और म्यू में इक्वेशन आ जाएंगी। क्लियर हुआ? इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे L1 के साथ भी और डॉट प्रोडक्ट L2 के साथ। dr ऑफ L1 क्या है? b1 b2 b3, dr ऑफ L2 क्या है? c1 c2 c3। 2 इक्वेशनें बन जाएंगी लैम्डा और म्यू में, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा? लैम्डा और म्यू, और लैम्डा और म्यू सॉल्व करने के बाद पुट कर देना, p और q आ जाएंगे। p और q आएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग जाएगा और शॉर्ट डिस्टेंस भी आ जाएगा, है ना। वैसे समझ नहीं आया हो तो देखो मैं बता देता हूँ, ये मैं सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा कि नंबर इक्वल लेने चाहिए। तो ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर ऐसा था, ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी। मान लो इस लाइन की इक्वेशन थी x - 1/2 y - 2/3 और z - 3/4, इजी सा ले लिया। और यहाँ पर ले लेते हैं x/3 y - 2/1 और z + 1/3, 3 नहीं 2 ले लेते हैं। चले आगे। अब 2 लाइनें हो गई, इस पॉइंट को ले लिया p और इस पॉइंट को q। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने? लैम्डा या mn या l के कुछ भी ले सकते हैं, 2 लैम्डा + 1, और q के कोऑर्डिनेट 3 म्यू + 2 -1। अब PQ की dr निकाल लो, डायरेक्शन रेशो 3 म्यू - 2 लैम्डा -1 म्यू - 3 लैम्डा और 2 म्यू, कॉन्स्टेंट बाद में लिखा करो। अब जो PQ है ये B1 के परपेंडिकुलर है, दिख नहीं रहा पर है, तो ये इस लाइन के भी होगी और इस लाइन के भी होगी, ठीक होगी बात, और B2 के भी होगी। तो B1 का dr क्या है? मिस्टेक अभी भी हो सकती है पर ठीक है, ध्यान रखना जब भी आप लाइन का dr उठा रहे हो ना, तो xyz, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो लैम्डा के साथ ही दे रखा होता है ना सारा, इसी में मिस्टेक मिलती है। अब क्या करोगे, B1 वेक्टर के dr क्या है? 2 3 और B2 के क्या है? ये B2 के हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। हाँ मुझे लग रहा था आप बोलोगे ऐसे ही, मुझे 100% लग रहा था, -1 नहीं सॉरी, खुद को बोलो, ज़्यादा पढ़ लिया। ज़्यादा पढ़ने का नुकसान है, टॉक्सिक हो जाती है चीज़ें, सपने में भी आएगा। अरे यहाँ माइनस होता तो कॉमन निकालते हैं हम, उससे क्या तकलीफ हो रही है? वो तो पासिंग पॉइंट जब लेंगे ना तब बात बनेगी,
DR तो 2 ही होएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, पूरे ही नंबर आ जाए ऐसे लगता है, इतने ज़्यादा कोशियस हैं हम पढ़ाई के लिए। चलो खैर, वैसे नहीं आएगा वो, ठीक होगी बात। अब कर दोगे प्रोडक्ट, इसका इससे क्या बना 6 म्यू, मार्कर भी कह रहा रहने दो, 6 म्यू माइनस, हाँ माइनस का कितना 4 लैम्डा माइनस 2, फिर प्लस इसको इससे माइनस 9 लैम्डा कर लोगे ना, इक्वल टू, और फिर सिमिलरली इसके इससे और 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन लैम्डा म्यू में हो जाएंगी। कितनी भी गंदी बने, लैम्डा और म्यू तो निकालना आ ही जाएगा ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो 10th क्लास से एलिमिनेशन मेथड आता ही है, उसको उससे कर दो, उसको उससे कर दो। तो सॉल्व करने के बाद लैम्डा म्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, तो P मिल जाएगा और Q मिल जाएगा। तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ की इक्वेशन, मतलब ये निकल जाएगा, और PQ की इक्वेशन निकालना 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म से PQ की इक्वेशन इजीली आ जाएगी, ठीक है। अब ये तुम्हारे कितने पेज हैं इसके स्ट्रेट लाइन के, अच्छा इसे लास्ट में पढ़ना, मैंने इतने मेहनत से लिखा था। स्टेप 1 देखना, लेट P और Q आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म। इसके बाद स्टेप 2, यूज इक्वेशंस, ये समझना ही बड़ा मुश्किल है। यूज इक्वेशन 3 दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ DR ऑफ 1 एंड 1 कौन है, स्टेप 1 उसमें लिखा हुआ 1 है, स्टेप 1 दैट इज DR ऑफ PQ। स्टेप 1 में हमने DR ऑफ PQ निकालना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में इक्वेशन कौन सी बनानी है, DR डॉट प्रोडक्ट ऑफ DR ऑफ 1 विद, हाँ 1 फर्स्ट लाइन का PQ के साथ, और फिर सेकंड लाइन का PQ के साथ। थर्ड और फोर्थ 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे टू गेट लैम्डा एंड म्यू, फिर पुट लैम्डा एंड म्यू एंड P एंड Q, वी गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। फोर्थ, फाइंड SD यूजिंग PQ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर लाइन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिक फॉर्म नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू सिमेट्रिक फॉर्म फर्स्ट, लेकिन कैसे कन्वर्ट करनी है वो मैंने तुम्हें सिखा दिया था एक क्वेश्चन लेकर, ठीक है। इफ 2 लाइन्स आर कोप्लेनर देन शॉर्ट डिस्टेंस 0 एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। 13 पॉइंट्स हैं और 5 पेज हैं और 5 ही एक्सरसाइज हैं, सारा कंसेप्ट हो गया। अब तुम क्वेश्चंस कर लोगे मेरे ख्याल से, या क्वेश्चंस भी कराऊं, क्वेश्चंस कर लोगे है ना, इतनी मेहरबानी। अब प्लेन फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, हाँ कल रख